आज भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट को पेश किया गया। हम जानते हैं कि इस बजट में क्या कुछ रहा खास, क्या यह बजट मध्यम वर्गीय को कुछ राहत प्रदान करने वाला रहा अथवा नहीं, या मध्यम वर्ग से नीचे लोगों को कितनी राहत मिली, या मध्यम वर्ग से ऊपर के लोगों को क्या कुछ मिला इस बजट में, वह हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि यह देश इस समय कोरोना महामारी से, पूरा विश्व ही इस कोरोना महामारी से प्रभावित है। कोरोना के द्वारा कितनी जानें चली गई, चिकित्सा कितना महत्वपूर्ण बिंदु है इस कोरोना के समय में, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। कोरोना के कारण बेरोजगारी की समस्या भी सबसे ज़्यादा उत्पन्न हुई है। लोग बहुत तादाद में बेरोजगार हुए हैं। काम धंधे व्यापार चौपट होने के कगार पे आ गए थे। एक समय तो ऐसा आ गया था कि मतलब लोग खर्चे कैसे चलाएंगे। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस कोरोना से प्रभावित हुआ है। लेकिन हम यह जानेंगे कि क्या यह बजट कोरोना से राहत देने वाला रहा, क्या कुछ राहत मिली, क्या व्यवसायी वर्ग को या इंडस्ट्रियल एरिया को क्या कुछ राहत की सांस मिली इस बजट से। तो सबसे पहली एक जो घोषणा हमारी वित्त मंत्री जी ने की कि इस बजट में 60 लाख रोजगार, 60 लाख नौकरी देने का एक प्रावधान उन्होंने की बात की है कि 60 लाख नौकरियां वो प्रदान करेंगे। तो यदि यह इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आने वाले समय में यह बहुत कारगर सिद्ध होगा कि यदि 60 लाख नौकरियां लोगों को दी जाती हैं। आज लोग बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगार घूम रहे हैं, तो 60 लाख नौकरियां यदि उन लोगों को मिलेंगी तो ये एक सार्थक पहल है सरकार की तरफ से कि उन लोगों को नौकरियां प्रदान की जाएंगी। वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियों को अवसर प्रदान करने की बात की गई है। इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत जो इनका संकल्प है उसमें अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो ये एक अच्छा पहलू है कि वो नौकरी की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ वित्त मंत्री जी के द्वारा जो सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो है डिजिटलाइजेशन। ये इस समय सबसे ज़्यादा उन्होंने जो फोकस किया है कि हम किस चीज़ को, प्रत्येक चीज़ को मतलब कितना हम डिजिटलाइजेशन कर सकें। और इसी के तहत उन्होंने 5G पर जोर दिया है कि हम 5G को गांव तक भी पहुंचाने की बात की है कि हम फाइबर की लाइनें हैं वो गांव तक अगर हम पहुंचाते हैं तो इससे डिजिटलाइजेशन को एक बड़ा फायदा होगा। तो ये भी एक सार्थक पहल है कि हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन गांव तक पहुंचाना है, लेकिन इसके लिए साक्षरता भी जरूरी है, क्योंकि हम डिजिटलाइजेशन में तो बहुत आगे जाते जा रहे हैं, लेकिन साक्षरता भी जरूरी है। लेकिन वो एक अलग पहलू है। लेकिन डिजिटलाइजेशन के लिए अगर 5G की बात कर रहे हैं तो एक अच्छा पहलू है। लेकिन इसी के साथ साथ सरकार के द्वारा टैक्स स्लैब में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, हर व्यक्ति एक आम बजट में एक चीज़ देखता है कि टैक्स स्लैब में क्या परिवर्तन हुआ। तो लगातार 7वीं बार भी टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वही 2.5 लाख और 3 लाख रुपए तक की ही लिमिट है, आज भी वही है। इसमें कोई परिवर्तन सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। यह उम्मीद की जा रही थी, यह एक आशा की जा रही थी कि सरकार इस सीमा को बढ़ाएगी, 2.5 लाख वाली जो लिमिट है इसको बढ़ाएगी। और सरकार से यह भी उम्मीद की जा रही थी कि जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको कुछ राहत दी जा सकती है। उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो छूट है वो 50,000 रुपये की, उसमें कुछ राहत दी जा सकती थी। ऐसी ही एक उम्मीद की जा रही थी कि हम ATC की जो छूट मिलती है इसकी भी लिमिट को यह माना जा रहा था कि ये हो सकता है ये 1.5 लाख से बढ़ा दी जाए। कोरोना महामारी को देखते हुए कुछ राहत का वो दिया जाए। लेकिन सरकार ने शुरुआत में ही ये बिल्कुल क्लियर कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया कि ये बिल्कुल भी लोक लुभावना बजट नहीं है। हम किसी भी तरीके से आपको लुभावेंगे नहीं,
हम लुभाने का हम प्रयास नहीं करेंगे। तो सरकार की नीति बिल्कुल साफ है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देंगे, हम डिजिटलाइजेशन पर जोर देंगे और फ्री में हम कुछ नहीं देने वाले हैं। हम कोई छूट वूट ऐसी कोई विशेष रूप से हम नहीं देने वाले। तो सरकार का बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड एक विचार है कि हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर चल रहे हैं, हम तरक्की की ओर जाने की बात करते हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, जैसा उन्होंने 60 लाख लोगों को रोजगार की बात कही है। तो लेकिन छूट के मामले में उन्होंने, सरकार ने बिल्कुल भी इस बार भी मना ही कर दी कि हम किसी भी प्रकार का आपको टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आम जन जो है वो थोड़ा सा मायूस जरूर हुआ है। लेकिन बजट की सबसे खास बात ये रही कि बजट के शुरुआत से अंत तक शेयर बाजार में और जो है वह भरने की जो गति थी वो अच्छी रही। शेयर बाजार भरने लगा था और कहीं भी नहीं गिरा है इस दौरान शेयर बाजार। तो अगर शेयर बाजार बढ़ रहा है तो इसको हम मान सकते हैं कि काफ़ी कुछ अच्छा रहा होगा। और शेयर बाजार को देखते हुए तो शेयर बाजार में अच्छी उछाल आज देखने को मिला है। लेकिन एक मध्यम वर्ग के लिए जो उम्मीद की जा रही थी कि हम डिडक्शन मिल सकती है, टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ इस बार में नहीं हुआ है। लेकिन एक सरकार बहुत सीधी बात करती है। सरकार ने ये कहा है कि यदि आप अपनी आयकर की रिटर्न में कुछ दिखाना भूल गए हो, कुछ इनकम दिखाना अगर आप भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 वर्ष तक लगभग उसको अपडेट करा सकते हैं। आप अगर आपने कोई आय नहीं दिखाई है तो वो आप उसको बाद में दिखा सकते हैं। तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ। इसके साथ साथ एक चीज़ और सरकार ने की है कि दिव्यांगों को, माता पिताओं को थोड़ी सी राहत की सांस लेने की एक जगह दे दी है उन्होंने कि यदि कोई दिव्यांग है उनके माता पिता को टैक्स में थोड़ी सी छूट मिल जाएगी। तो ये एक थोड़ी सी अच्छी बात है। इसके साथ साथ यदि मैं देखूं तो डिजिटलाइजेशन में उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र पर जोर दिया है, शिक्षा के रूप में जोर दिया है और डिजिटल करेंसी की बात की है। सरकार ये कहना चाह रही है कि हम बहुत जल्दी इसी साल में और हम डिजिटल करेंसी को हम लेके आ जाएंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होने वाला है कि जो करेंसी के लिए जो अभी जो करेंसी आ रही है इसमें जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। लेकिन इसके अगर हम कंपैरिजन में देखेंगे तो डिजिटल जो करेंसी आएगी उसमें कॉस्टिंग कम आएगी इन कंपैरिजन ऑफ आज की जो करेंसी है। तो इसमें काफ़ी कुछ राहत देने वाली बात है। सरकार चाहती है कि सब कुछ नंबर 1 में आए। अच्छी बात भी है, अच्छी पहल भी है सरकार की। और सरकार जो कहती है, सरकार ने कहा है कि ये आज को देखते हुए ये बजट नहीं है, ये सरकार ने अगले 25 वर्षों का उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ब्लूप्रिंट का अर्थ है कि हम 25 वर्षों तक मतलब हम आगे की सोच रहे हैं, भविष्य की सोच रहे हैं। आज उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया है और अब उनका टारगेट है सीधे आज़ादी के 100वें वर्ष की ओर। मतलब 75 वर्ष जो हो चुके हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया है, इसी को वो जोड़ते हुए आगामी 25 वर्षों का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसकी तैयारी सरकार आज से ही ग्राउंड लेवल पर शुरू कर रही है। और सरकार ये कहना चाहती है कि अब जो अमृत महोत्सव 75वें वर्ष में बना है और जो 100वें वर्ष में बनेगा उसमें भारत बहुत आगे जा चुका होगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे डिजिटलाइजेशन में हो, चाहे बैंकिंग क्षेत्र में हो, चाहे वो ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में हो। तो बहुत आगे की बात सोच रहे हैं, आगे के लिए प्रयास लगाए जा रहे हैं। कोई लोग लुभावना कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो लोग कोई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप टैक्स दीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, टैक्स दीजिए और गवर्नमेंट को जो है बिल्कुल एक साफ उनका विजन है कि आप सरकार का सहयोग कीजिए और सरकार ईमानदारी से कार्य करने के लिए और बिल्कुल तत्पर है। सरकार ने एक चीज़ और साफ कर दी है कि यदि आपके पास में कोई भी संपत्ति या कुछ रुपया ऐसा प्राप्त होता है, जैसे अभी छापेमारी में प्राप्त हुआ है, तो सरकार की बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम किसी प्रकार का सेटलमेंट नहीं करने वाले हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसको हम कुछ वापस दे दें। गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि हम कोई सेटलमेंट नहीं करेंगे, आपका गलत पैसा है वो सरकार का पैसा है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो उन्होंने नारी शक्ति के ऊपर भी, नारी शक्ति को भी जोर दिया है। नारी शक्ति के लिए सरकार काम करना चाहती है। कुछ योजनाएं, 3 योजनाएं जहां उन्होंने बताई हैं कि वो योजनाएं लेके आना चाह रहे हैं। तो नारी शक्ति के ऊपर भी उनका फोकस है। छात्रों के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की है। कोरोना महामारी में हम जिस प्रकार से देख रहे हैं कि शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत परिवर्तित हुआ है। अधिकतर स्कूल जो है, अधिकतर समय स्कूल खुले नहीं है।
आज भी ऑनलाइन व्यवस्था चल रही है। तो सरकार ने इस क्षेत्र में फोकस किया है कि हम कोरोना से भी निपटते रहें और शिक्षा को भी हम साथ साथ लेके चलते रहें। तो उन्होंने एक तो डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की है, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के द्वारा ई विद्या की एक बात की है, उसमें वो 200 चैनल आरंभ करने की बात कर रहे हैं। 200 चैनल में क्या होगा, 1 से लेकर 12 तक की कक्षाएं जो हैं वो 12 भाषाओं में चैनल रहेंगे वहां पर, और एक क्लास के लिए एक चैनल रहेगा। 12 भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में वो चैनल चलेंगे और लगभग 200 चैनल प्रारंभ करने का उनका प्लान है। तो ऑनलाइन शिक्षा पर वो जोर दे रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू, कि हम बच्चे शिक्षित भी हों। लेकिन एक स्कूल जाके पढ़ने में और ऑनलाइन शिक्षा में बहुत अंतर नेचुरल सी बात है कि वो प्राप्त होगा, क्योंकि जो एक फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है वो शायद वहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार के कुछ अच्छे प्रयास रहे होंगे, कुछ अलग सोच रही होगी, क्योंकि वो आज को लेके काम नहीं कर रहे हैं, वो अगले 25 साल को लेके काम कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ अच्छी सोच रही होगी। लेकिन एक अच्छा स्टेप है कि वो ऑनलाइन शिक्षा पर भी, मतलब शिक्षा भी उनकी मेन लिस्ट में शामिल है। शिक्षा, रोजगार, नारी शक्ति भी उनकी मेन लिस्ट में शामिल है, जिसमें वो जोर दे रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर के क्षेत्र में भी वो ऑनलाइन के लिए काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ सरकार ने हेल्थ स्ट्रक्चर की भी बात की है। जैसे कोरोना महामारी के समय में हम जैसे देखा हुआ कि आज हमारी रिक्वायरमेंट स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वो एक हेल्थ स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करना चाहते हैं, अच्छा हेल्थ स्ट्रक्चर देना चाहते हैं ताकि लोग आसानी से अपना इलाज करा सके। तो उस बजट में भी उन्होंने काफ़ी इंक्रीजमेंट किया है, काफ़ी बजट जो है वो एक्स्ट्रा बजट चिकित्सा के क्षेत्र के लिए उन्होंने दिया है, शायद 137% कुछ है। तो ये भी एक अच्छी राहत वाली बात है कि वो बजट में चिकित्सा को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मतलब कि इस बार के बजट में चिकित्सा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 60 लाख नौकरी रोजगार की भी बात कर रहे हैं वो लोग, शिक्षा की भी बात कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा इनिशियल स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन लोक लुभावना कुछ भी नहीं है। इसी के साथ साथ यदि मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाने की योजना है, जो 2022-2023 के लिए है। तो 80 लाख अगर मकान बनाए जाते हैं तो इससे गरीब तबके को, एक मध्यम वर्ग से जो नीचे का लेवल है उस वर्ग को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि 80 लाख जब मकान बनेंगे तो वो मध्यम वर्ग से नीचे लोगों को ही प्रदान किए जाएंगे। तो ये अच्छा स्टेप है, मतलब कि सरकार ने कुछ ना कुछ मध्यम वर्ग को उनके रहने के लिए, उनके आवास के लिए कुछ ना कुछ सोचा है। तो ये भी अच्छी बात है। इसी के साथ साथ आंगनवाड़ी पे भी उन्होंने बात की है, 2 लाख आंगनवाड़ी में भी नियुक्तियां करने की बात कर रही हैं। डाकघर को वो बैंकिंग क्षेत्र में लेके आना चाहते हैं कि डाकघर से बहुत बार लोगों को दिक्कत होती है कि डाकघर से जो पेमेंट है वो इजीली नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर नहीं है। लेकिन उसको अब डाकघर को वो बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना चाह रहे हैं। तो जब ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़ जाएगा तो ये पोस्ट ऑफिस भी एज ए बैंकिंग, कोर बैंकिंग के रूप में ही कार्य करेंगे। तो जो लोग हैं जिनको डाकघर में पैसा जमा कराना, जो डाकघर में पैसा जमा कराते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इसका अच्छा लाभ मिलने वाला है। इसी के साथ साथ सरकार कृषि पर भी बात करना चाहती है, और सरकार बात कर रही है जैसे डिजिटलाइजेशन की बात कर रही है, वहीं इसी के साथ साथ एक पहला रूप से वो ऑर्गेनिक खेती पर भी जोर दे रही है। गंगा के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सरकार ऑर्गेनिक खेती को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहती है, ताकि उत्तम क्वालिटी की जो सब्जियां हैं वो वहाँ उगाई जा सके। तो इस विषय पर भी सरकार का ध्यान है। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी बात की गई है कि किसानों को सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी अपने रोजगार के लिए। सरकार ने डिजिटल करेंसी की बात की है। आरबीआई के द्वारा 2022-2023 में डिजिटल करेंसी भी जो है वो निकाल दी जाएगी आने वाले समय में ही। तो ये एक महत्वपूर्ण जो बात रही है सरकार की। और इसके साथ साथ कर्मचारियों को पेंशन में भी, जो पेंशन स्कीम है उसमें भी उन्होंने छूट की बात कही है। इसी के साथ साथ यदि हम बात करते हैं कि मकान की बात हो गई, कोरोना काल में शिक्षा की बात हो गई, उन्होंने रोजगार की बात कर दी है। और यदि हम ये देखें कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक के आइटम थोड़े से महंगे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे तो नहीं होंगे, लेकिन मुश्किल से मुश्किल 5 से 10% उनमें महंगे हो सकते हैं। लेकिन कोई महंगाई की सरकार ने कोई बात नहीं की है। महंगाई के विषय में सरकार के कोई राय नहीं स्पष्ट हुई है कि वो महंगाई के ऊपर क्या काम करना चाह रही है। दाल, तेल, पेट्रोल, डीजल, इनके जो दाम हैं, गैस सिलेंडर हैं, गृहिणी जो है
परिवार की गृहिणी जो घर का बजट संभालती हैं, भोजन का प्रबंध करती है, रसोई है, तो उससे रिलेटेड कोई ऐसी चर्चा नहीं की गई है। तो ऐसा मानने जा रहा है कि महंगाई लगभग रहने वाली है। इस पर सरकार ने बहुत कोई विशेष बात नहीं की है महंगाई को लेकर, तो वो अभी स्टेबल है। क्योंकि लेकिन इसके अलावा अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हो, क्रिप्टो करेंसी आजकल काफ़ी मीडिया में सुर्खियों में है। तो सरकार के द्वारा जैसे हम लोग एक उम्मीद कर रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी के लिए सरकार कुछ टैक्स का प्रावधान लेकर आएगी ही आएगी। जैसे मैंने अपने जो न्यूज़ के लिए जो अभी कुछ दिनों पहले जो एक विचार दिए थे उसमें ही मैंने अपनी बात रखी थी कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसके लिए कुछ TDS TCS का कुछ प्रोविज़न लेके आएगी। तो सरकार ने टैक्स का प्रावधान किया है, 30% का टैक्स उस पर क्रिप्टो करेंसी पर लगाया है और TDS TCS के भी प्रोविज़न उस पर लगाए हैं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने सरकार ने साफ कर दी है कि यदि आप क्रिप्टो करेंसी पर जाते हो तो आप अगर किसी को गिफ्ट भी देते हो तो भी वो टैक्स लगेगा, और यदि आपको उसमें हानि हुई है तो भी वो टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो सरकार क्रिप्टो करेंसी के लिए बिल्कुल टैक्स के लिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, साफ साफ कह रही है कि हम आपको टैक्स आपको देना ही होगा। उस पर 30% का टैक्स की बात कही गई है। इसके अलावा सरकार टूरिज्म के लिए भी बात करती है, हाईवे के लिए भी बात कर रही है। हर हाईवे के लिए भी 25,000 किलोमीटर तक के हाईवे की बात करी गई है। तो सरकार काम करना चाहती है। डिजिटलाइजेशन की तरफ एक और कदम है कि सरकार ई-पासपोर्ट बनाना चाहती है, ताकि ई पासपोर्ट से बहुत लोगों को सुविधाएं होने वाली है, कॉस्टिंग भी कम आएगी। तो सरकार का मेन फोकस है कि सरकार जो है वो कॉस्टिंग को कम करे। अपनी जो लागत है, सरकार की हर चीज़ में जो लागत लगती है उसको कम करने का प्रयास है, क्योंकि लागत को कम करना भी कहीं ना कहीं इनकम को बढ़ाना ही होता है। तो ऑर्गेनिक खेती मैंने बताया ही है कि वो काफ़ी कुछ ऑर्गेनिक खेती के लिए काम करने वाले हैं। इसके अलावा आने वाले वर्षों में कुछ रेल की भी अच्छी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाने वाली है। मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इन सब के लिए बढ़ावे की बात की जा रही है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र वगैरह इनको भी जो है वो बढ़ाने की बात की जा रही है। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि रोजगार हो गया हमारा, महंगाई के ऊपर कोई बात सरकार ने नहीं की गई है। बिल्कुल भी महंगाई को उन्होंने अभी छुआ नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे चले, लेकिन सरकार का जो फोकस है वो GDP पे है कि हमारी GDP लगभग सरकार के अनुमान के हिसाब से 9.2 के आसपास ये GDP पहुंचनी चाहिए। तो सरकार का उम्मीद है कि यह GDP हम 9 के आसपास, 9.2 या 9 के आसपास हम लेके जाएं। तो सरकार साफ साफ कहना चाहती है कि आप काम कीजिए, ईमानदारी से टैक्स दीजिए। यदि कुछ आय आपकी छूट जाती है तो आप उसमें करेक्शन करा सकते हैं। सरकार फेस टू फेस जो फेसलेस जो कर समाधान वाली योजना है उसमें भी अच्छे से काम करना चाहती है। कर प्रणाली को बहुत सरल करने की बात की है। सरकार के द्वारा बहुत अच्छा GST रेवेन्यू, सरकार ने जैसा बताया है कि बहुत अच्छा GST रेवेन्यू आया है, लेकिन सरकार इसमें भी बहुत नए कदम उठाने को हर समय तैयार है कि हम किसी भी प्रकार से हम जो टैक्स प्रणाली है उसमें हम बहुत सारी सुविधाएं दे सकें, उसको सिंप्लिसिटी की ओर लेके जाना चाहती है। तो सरकार का एक रवैया बिल्कुल साफ रहा है इस बजट में कि कोई भी लोक लुभावनी बात उन्होंने नहीं की है। कोई सरकार नहीं चाहती कि हम आपको कोई लॉलीपॉप दें, आप खुश हो उससे। सरकार बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हम बेरोजगारी की बात कर रही है, यहाँ पर सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, सरकार शिक्षा के लिए बात कर रही है, चिकित्सा के लिए बात कर रही है। तो ये एक अच्छे स्टेप है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो गए तो आने वाले समय में लोगों को बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। रोजगार अगर 60 लाख लोगों को रोजगार मिलता है तो काफ़ी कुछ राहत बड़ी बात है ये। इसी के साथ साथ यदि 80 लाख घर अगर अलॉट किए जाते हैं तो मध्यम वर्ग से नीचे लोगों को कहीं ना कहीं राहत देने वाले हैं। लेकिन मध्यम वर्ग को कोई विशेष राहत इस बजट से नहीं मिली है। यदि मध्यम वर्ग ये सोचे कि हमें महंगाई से राहत मिल जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं है इस बजट में। इसी के साथ साथ अगर मध्यम वर्ग ये सोचे कि हमको टैक्स में कोई राहत मिली है तो ऐसा भी नहीं है। तो मध्यम वर्ग को कोई विशेष नहीं है। लेकिन हाँ, चिकित्सा की लेकिन डायरेक्टली उनको मध्यम वर्गों को कोई लाभ नहीं दिया गया है। लेकिन इनडायरेक्टली यदि चिकित्सा की सुविधाएं अच्छी हो जाती हैं, शिक्षा की सुविधा अच्छी हो जाती हैं तो मध्यम वर्ग कहीं ना कहीं अफोर्ड करने के लिए तैयार है। थोड़ी बहुत महंगाई है उसको सहने के लिए तैयार है, क्योंकि सभी लोगों को सुविधाएं चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए। और एक
जनरल संतुलित बजट इसको हम कह सकते हैं कि सरकार जो है वो बहुत संतुलित रूप से और अगले आने वाले 25 सालों के लिए कार्य करने के लिए तत्पर है। आज़ादी के 75वें वर्ष पर और उन्होंने अगले 25 साल का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में भारत डिजिटलाइजेशन की ओर, भारत तरक्की की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका भी यही नज़रिया रहा है कि हम कुछ अलग कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें देश के लिए। लेकिन साफ साफ उन्होंने कहा है कि ईमानदारी से आप काम कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, टैक्स चुकाइए, और यदि कुछ ऐसा मिलता है तो उसमें हम किसी भी तरीके से कोई सेटलमेंट नहीं करेंगे। यदि सरकार उसको रेट डाल के पकड़ती है तो कोई सेटलमेंट नहीं होगा उस चीज़ में। इसके अलावा कोई विशेष ऐसा कुछ नहीं रहा है इस बजट में जो आम जन को कुछ विशेष राहत देने वाला हो। जो उम्मीद गृहिणी कर रही थी कि उनको गैस सिलेंडर में या फिर रसोई के बजट में कुछ राहत मिलेगी, तो ऐसा कुछ इस बजट में नहीं है। पेट्रोल डीजल भी लगभग वही रहने वाले हैं, तो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की है, और आप लोग अपने विचार जरूर रखिएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगा ये बजट। और मेरे हिसाब से तो एक संतुलित बजट है, जो कि बिना लॉलीपॉप दिए सरकार ने बिल्कुल साफ साफ की है कि हम लोग काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और अब उसी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसी दिशा में हम जाएंगे और इस विषय पे ही हम लोग काम करेंगे। मेरे हिसाब से एक संतुलित बजट था, ठीक ठीक बजट था, इसको हम बुरा भी नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मध्यम वर्ग को भी बहुत ज़्यादा कुछ विशेष नहीं मिला है, फिर ठीक ठीक बजट था। आप लोग अपनी जो जो बात है अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आप सभी ने यदि इसको सुना तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।